कौन है वहाँ? एसपी सारम लोगारी की धाड़ पर यकदम झाड़ियों से सुर्ख अरूसी लिबास में निस्वानी वजूद निकलकर सामने आया था। सारम ठठक कर रुका। मीठे मीठे मेकअप के साथ दुल्हन के लिबास में खड़ी वो लड़की कम और ईमान बहकाने की चीज़ ज़्यादा लग रही थी। वो तो सादा लिबास में यहाँ सर्च ऑपरेशन पर था। प्लीज़ मेरी मदद कर दें। उसके ज़ोर ज़ोर से रोने पर उसे अपनी पुलिस मोबाइल की जानिब लाया तो हाले के कदम यकदम रुके। आप पुलिस वाले हैं? हाले की आंखें फटने को आ गईं। जिनसे वो भाग रही थी खुद ही चलकर उनके चुंगल में फंस गई। प्लीज़ जाने दे सर। अच्छा, और मैं ऐसा क्यों करूं? वो उसका खौफ कम करने को दोस्ताना लहजे में बोलने लगा। ये कुछ पैसे रख लें, आप पुलिस वाले तो इससे मान जाते हैं ना। वो दुपट्टे से बंधे पैसे निकालती इतनी मासूमियत से बोली कि सारिम का फलक शगाफ कह कहा, हाला कहाँ है? चिंगाड़ती हुई रुस्तम की आवाज़ वहाँ गूंजी थी तो हर किसी को सांप सूंघ गया था। हर कोई अपनी सांसों तक को रोके हुए उसके कहर को नाजिल होता हुआ देख रहा था, जो गुस्से से धाड़ते हुए एक के बाद एक चीज़ को तहस नहस करते हुए अपना गुस्सा उन बेजान चीज़ों पर निकाल रहा था। अगर उसे कुछ हुआ या फिर वो किसी और के हत्थे चढ़ी तो मैं कसम खाता हूँ कि यह पूरा शहर मेरे कहर का निशाना बनेगा। मुझे वो लड़की किसी भी हाल में चाहिए। धाड़ते हुए वो वहाँ मौजूद सब लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर गया था, जबकि उसकी सुर्ख निगाहें हालांकि चची की जानिब बढ़ी थी। उसे कहाँ भेजा है? आगे बढ़कर उसकी गर्दन को दबोचते हुए वो कुछ इस अंदाज में गोया हुआ था कि तहमीना बेगम ने अपना सांस तक रोका था। मैं नहीं जानती वो कहाँ गई है। मैंने उसे तैयार किया था, अपने हाथों से तैयार किया था। तुम्हारा भेजा हुआ जोड़ा भी उसे पहनाया था और ब्यूटिशियन उसे तैयार भी करके गई थी। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ भाग गई है। कपकपाते हुए लहजे में कहते वो अपनी जानिब से सफाई देने की कोशिश कर रही थी, मगर सामने ठहरे हुए कहर बरसाते रुस्तम के सामने ये तमाम अल्फाज बेमायनी थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर कुछ था तो वो ये कि उसकी होने वाली दुल्हन हाला, जिसे पाने के लिए वो इतना तड़प रहा था, वो भाग गई थी। पुलिस को फ़ोन मिलाओ। आखिरकार इतने सालों तक उनको इसी के लिए खिलाया है ताकि आज के दिन के लिए वो काम आ सकें। कहर बरसाते अंदाज में बोलते हुए वो पीछे ठहरे हुए अपने दोनों आदमियों से गोया हुआ था, तो उन दोनों ने भी जल्दी से अपना सर इस बात में हिलाकर उसकी बात मानने को ही फौकियत दी थी। जानते थे अगर मजीद उसे नाराज़ किया तो उसका कहर उन सब पर भी बरसने लगेगा। आधे घंटे के अंदर तमाम पुलिस फोर्स हरकत में आ चुकी थी, रुस्तम फ़ेरोज़ की मंजूरी नज़र को ढूंढने के लिए, जबकि हाला के घर पर मौजूद रुस्तम यहाँ से वहाँ टहलते हुए अपनी बेचैनी को कम करने की कोशिश कर रहा था। गुस्सा उसके हवासों पर सवार होते हुए उसे कुछ भी सही से सोचने से रोक रहा था, जबकि हाला को खो देने का खौफ ही उसे हर एक चीज़ को आग लगाने पर मजबूर कर रहा था। अगर वो मुझे नहीं मिली तो तुम सब के सब मरोगे। पलटकर हाला की चच्ची को कहर भरी नज़रों से देखते हुए वो यूं गोया हुआ था कि उन्होंने अपना हलक तर किया था। मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर वो यहाँ आई तो मैं फ़ौरन से तुम्हें बता दूंगी। मैंने तुमसे पैसा लिया है, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगी? गड़बड़ा कर कहते हुए वो अपनी जानिब से उसे मुतमईन करने की कोशिश कर रही थी, मगर रुस्तम के लबों पर तंज़िया मुस्कुराहट बिखर चुकी थी। रुस्तम को धोखा देने वाला ज़्यादा देर इस दुनिया में रह नहीं सकता। और तुम्हें क्या लगता है अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें जाने दूंगा? मैं तुम्हारे हलक से भी अपने पैसे निकालूंगा। 5 लाख दिया है, वो कम रकम नहीं थी। न सिर्फ पैसे बल्कि मेरी उस हाला को भी ज़मीन के अंदर से निकाल लूँगा। सर्द सी नज़रों से तहमीना बेगम को घूर कर कहते हुए वो उसे पीछे की जानिब धकेल कर बाहर निकलता चला गया था, जबकि उसके आदमियों की फ़ौज एक के बाद एक वहाँ से निकलते हुए बाहर की जानिब बढ़ गई थी। आखिरकार उन्हें हाला को भी तो ढूंढना था। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, नाकाबंदी करो, वो इस शहर से बाहर निकलनी नहीं चाहिए। चाहे पूरे कराची को जला दो, लेकिन मुझे हाला किसी भी हाल में चाहिए। सर्द सी नज़रों से आसपास देखते हुए वो अपने आदमियों से गोया हुआ था, तो उसके आदमी जल्दी से उसके हुक्म की तकमील करते हुए यहाँ वहाँ फैल गए थे। उन्हें पूरे कराची को बंद करना था और उसके लिए उन्हें कराची में फैले हुए तमाम लोगों को आगाह करना था ताकि वो कर्फ्यू नाफिज कर सकें। उस लड़की को किसी भी हाल में पकड़ना है। रुस्तम पागल हुआ चला जा रहा है उस लड़की के लिए। एक पुलिस वाले ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए दूसरे से कहा था, तो वो दोनों ही अपना सर इस बात में हिला गए थे। हाँ यार, वैसे लड़की है बहुत खूबसूरत। क्या ख्याल है अगर एक मर्तबा मिल जाए तो हम भी बहती गंगा से हाथ धो लें? एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर कहते हुए वो कहकहा लगाकर हंसे थे, मगर इस बात से अनजान के कुछ ही दूर हाला कपकपाते हुए वजूद के साथ खुद को संभाले हुए ठहरी थी। उन लोगों की बातें सुनकर उसका चेहरा
سفید پڑا تھا اور پورا وجود زلزلے کی زد میں آیا تھا۔ وہ کن لوگوں کے درمیان پھنس گئی تھی؟ کیا یتیم ہونا اتنا بڑا گناہ تھا جو اس کی عزت کہیں پر بھی محفوظ نہیں تھی؟ نہ ہی اپنی چچی کے گھر اور نہ ہی اس بھری دنیا میں۔ وہ جو رستم کی نیت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھی، تبھی اب بھاگ کر اس کے حصار سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ 45 سالہ بڈھا انسان حالہ جیسی کم عمر اور نازک 18 سالہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اگر بات صرف شادی تک ہی محدود ہوتی تو وہ کبھی بھی گھر سے نہیں بھاگتی، مگر اس کی چچی اسے بیچ چکی تھی، اور ایک مرتبہ اگر رستم کا دل اس سے بھر جاتا تو وہ بھی اسے استعمال کرنے سے خود کو نہیں روکتا۔ تبھی اب یہ بھاگ نکلنا ہی ایک واحد راستہ بچا تھا۔ اپنا حلق تر کر کے اپنے قدم پیچھے لیتی ہوئی وہ ان پولیس والوں سے بھی دور نکل جانا چاہتی تھی۔ جب دوسری طرف سے بھی پولیس والوں کو آتے ہوئے دیکھ کر گھبراہٹ کے مارے وہ پیچھے بھاگتے ہوئے جھاڑیوں میں جا چھپی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ لبوں پر رکھ کر اپنی سانسیں تک روکتے ہوئے وہ ان لوگوں کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو اس کی عزت کے لٹیرے بنے ہوئے تھے۔ وہ صرف برائے نام محافظ تھے، حفاظت سے ان کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ کون ہے وہاں؟ ایس پی سارم لوگاری کی دھاڑ پر یکدم جھاڑیوں سے سرخ عروسی لباس میں نسوانی وجود نکل کر سامنے آیا تھا۔ لرزتی کانپتی ہوئی وہ سامنے کسی عام سے نوجوان کو دیکھتے ہوئے مدد مانگنے کے لیے باہر آ چکی تھی، جبکہ اسے دیکھ کر سارم ٹھٹک کر رکا۔ میٹھے میٹھے میک اپ کے ساتھ دلہن کے لباس میں کھڑی وہ لڑکی کم اور ایمان بہکانے کی چیز زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ تو سادہ لباس میں یہاں سرچ آپریشن پر تھا، تبھی وہ اس کے شریف سے چہرے اور عام آدمی کے حلیے کو دیکھتے ہوئے اپنی مٹھیوں کو بھینچ کر آگے کی جانب بڑھ آئی تھی۔ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر ٹھہرے ہوئے وہ خوف سے آہستہ آہستہ سانس لیتی ہوئی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ پلیز میری مدد کر دیں۔ خوف حد سے سوا ہوا تھا تو الفاظ ٹوٹے پھوٹے ادا کرتے ہوئے وہ بے اختیار رو پڑی تھی۔ پہلے تو تم رونا بند کرو، جھنجھلا کر بولتے ہوئے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے گویا ہوا تھا۔ کہاں وہ یہاں اپنے سرچ آپریشن کے لیے موجود تھا اور یہ لڑکی اس کے ہی گلے پڑ گئی تھی۔ نہ صرف گلے پڑی تھی مگر اسے دیکھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ خاصی روندو سی لڑکی ہے۔ بات بات پر رونا اس کا مشغلہ ہے۔ اچھا رونا بند کرو، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ سارم اس کے رونے سے بے اختیار زچ آیا تھا تو گہرا سانس بھر کر اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے اس سے گویا ہوا تھا، جو ہنوز اپنے مشغلے میں پوری طریقے سے مصروف تھی۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ اسے ایک جانب لیے چلا آیا تھا۔ اس کے زور زور سے رونے پر اسے اپنے پولیس موبائل کی جانب لایا تو حالانکہ قدم یکدم رکے۔ سامنے ٹھہری ہوئی پولیس موبائل کو دیکھتے ہوئے اس کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ آپ پولیس والے ہیں؟ حالے کی آنکھیں پھٹنے کو آ گئی، جن سے وہ بھاگ رہی تھی خود ہی چل کر ان کے چنگل میں پھنس گئی۔ خوف سے پورا وجود لرزتے ہوئے محسوس ہوا تھا تو وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی 2 قدم پیچھے لے چکی تھی، جبکہ سارم اس کے خوف کو دیکھتا ہوا حیرانگی سے ایک نظر اپنے خالی ہاتھ اور دوسری سامنے ٹھہری ہوئی لڑکی کی جانب دیکھ گیا تھا۔ کہاں وہ خود مدد کے لیے رو رہی تھی اور کہاں اب اس کی مدد کرنے پر یوں خوفزدہ ہو رہی تھی۔ پلیز جانے دے سر، لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہتی وہ اپنی جانب سے اس سے گزارش کرتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ اس کے قدم ہنوز پیچھے کی جانب بڑھ رہے تھے، جسے سارم لوگاری بہت ہی اچھے طریقے سے محسوس کر گیا تھا۔ اچھا، اور میں ایسا کیوں کروں؟ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ کم کرتے ہوئے وہ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر اس کا خوف کم کرنے کو دوستانہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ آپ پولیس والے ہیں نا؟ خوفزدہ سی نگاہوں کے ساتھ سارم اور اس کے پیچھے ٹھہرے ہوئے پولیس موبائل کو دیکھتے ہوئے وہ یوں گویا ہوئی تھی تو سارم نے اپنے دونوں ابروج کھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پولیس والا ہونا اتنا بڑا جرم ہے، جتاتے ہوئے لہجے میں کہتے وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا جو اپنے لبوں کو کترتے ہوئے اب ایک ہی جگہ پر رک چکی تھی۔ جانتی تھی سامنے ٹھہرے ہوئے اس نوجوان سے فرار ممکن نہیں، ویسے بھی وہ کمزور تھی، لڑکی تھی، بھاگنے کی کوشش کرتی تو فوراً سے پکڑی جاتی۔ یہ کچھ پیسے رکھ لیں، آپ پولیس والے تو اس سے مان جاتے ہیں نا؟ مزید جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اپنے عروسی لباس کا دوپٹہ تھام کر وہ دوپٹے سے بندے پیسے نکالتی اتنی معصومیت سے بولی کہ سارم کا فلک شگاف کہا وہاں گونجا تھا۔ لڑکی، تم مجھے یعنی کہ ایس پی سارم لوگاری کو رشوت دینے کی کوشش کر رہی ہو؟ دلچسپی سے بولتا ہوا وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر یوں گویا ہوا تھا کہ بے اختیار حالہ نے اپنے ہاتھ میں دبوچے ہوئے پیسے سختی سے تھام کر اپنے ہاتھ نیچے کیا تھا۔ مجھے جانے دیں، دیکھیں آپ کے گھر میں بھی تو کوئی عورت ہو گئی اور آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ ایک عورت کی عزت کتنی قیمتی ہوتی ہے، مجھے اس کے حوالے مت کریں۔ بے بسی سے کہتے ہوئے وہ اس کی جانب دیکھ کر گویا ہوئی تھی تو ایس پی سارم لوگاری اب کی مرتبہ سنجیدہ ہوا تھا۔ تم کس سے بھاگ رہی ہو اور تم نے کیا کیا ہے؟ مشکوک انداز میں اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ یوں گویا ہوا تھا کہ حالہ نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔
میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سچ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ بس میرے پیچھے پڑ گیا ہے، مجھے اس کے پاس نہیں جانا۔ بے بسی سے کہتے ہوئے وہ پاؤں کے بل بیٹھے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دلہن کے سراپے میں ملبوس وہ اس وقت نہایت ہی دلکش کے ساتھ بے بس بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے یہاں چھوڑ کر جانے کا مطلب تھا کہ اسے درندوں کے ہاتھوں میں دے دینا، مگر وہ اسے ساتھ لے کر کیسے جا سکتا تھا؟ نہ جانے یہ لڑکی کہاں سے آئی تھی، اس کی کیا شناخت تھی، اور کہیں کسی جرم میں شامل تو نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اپنے گھر کا پتہ دو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اس کے سامنے جھکا تھا تو کرنٹ کھا کر حالہ نے اپنا سر اوپر اٹھا کر اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ آنکھیں موٹے موٹے آنسوؤں سے بھر آئی تھی۔ مجھے گھر نہیں جانا، اگر آپ نے مجھے میرے گھر بھیجا تو میری چچی مجھے پھر سے اس کے پاس بھیج دیں گی، میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ لڑکھڑا کر بولتے ہوئے وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے گویا ہوئی تھی تو ایس پی سارم لغاری اپنی جگہ پر ساکت ہو چکا تھا۔ اس کے نرم گرم سے ہاتھوں کی گرفت میں اپنا چوڑا ہاتھ محسوس کرتے ہوئے اس کے دل میں کچھ عجیب سے جذبات پیدا ہوئے تھے جسے وہ بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ لڑکی، مجھ سے تھوڑا گریز کرو، کیا تم جانتی نہیں ہو کہ میں بھی ایک مرد ہوں؟ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو چھڑا گیا تھا جس پر سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھاما تھا۔ پلیز مجھے ان کے پاس مت جانے دیں، مجھے ان کے پاس نہیں جانا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس انداز سے گویا ہوئی تھی کہ ایس پی سارم لغاری کو بھی اختیار اس کی معصومیت پر ترس آیا تھا۔ وہ لڑکی کم عمر تھی اور معصوم بھی، چالاکی اس کے وجود سے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں تمہیں رات کے اس پہر اپنے ساتھ کیسے لے کر جا سکتا ہوں؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ سرد سے انداز میں وہ بولا تھا تو حالہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے 2-3 قدم پیچھے لے چکی تھی۔ خوف سے اس کی آنکھیں مزید پھیلتے ہوئے اب اس کی سانسیں روک دینے کا باعث بن رہی تھی۔ تبھی دوسری جانب سے ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی ان کی طرف آتا، گھبرا کر ایس پی سارم لغاری کو دیکھتے ہوئے وہ پوری قوت سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے حصار میں جا سمائی تھی۔ اس کے سینے میں اپنا سر چھپا کر اپنی آنکھوں کو میچتے ہوئے وہ اس کی جیکٹ کو دونوں ہاتھوں میں تھام چکی تھی۔ پلیز مجھے بچا لے، خوف زدہ سی لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ کہتے ہی وہ اسے سانس تک روک جانے کا باعث بنی تھی۔ سارم لغاری کے حلق میں کچھ ڈوب کر ابھرا تھا تو وہ اس کے نازک سے وجود کی گرمائش کو محسوس کرتے ہوئے اپنی جگہ ساکت ہو چکا تھا۔ تم آگ سے کھیل رہی ہو لڑکی، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ دھیمی آواز میں ساکت ہوئے وجود کے ساتھ کہتے ہوئے وہ اس کے وجود کی گرمائش کو اچھے طریقے سے محسوس کر سکتا تھا۔ اس کا وجود بے ساختہ ٹھنڈا پڑنا اور اس کے وجود کا لرزنا، وہ ہر ایک جذبے کو نہایت ہی نزدیکی سے محسوس کر رہا تھا۔ آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے ان کے حوالے مت کریں پلیز۔ اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے رستم کے پاس واپس بھیج دیں گے، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ کہتے ہوئے وہ اس کی جیکٹ کو مضبوطی سے تھام کر گویا ہوئی تھی تو سارم کو اپنا پورا وجود سن ہوتے ہوئے محسوس ہوا تھا۔ اس کی نشیلی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو سارم کی شرٹ میں جذب ہوتے ہوئے اسے بھگونے کا باعث بن رہے تھے۔ تبھی اس نے سر اٹھا کر سامنے سے ان دونوں کی طرف چل کر آتے ہوئے پولیس اہلکار کو دیکھا تھا جو غالباً اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ اپنے مضبوط بازو کا حصار اس کے کندھے کے گرد باندھ کر وہ مضبوطی سے اپنے قدموں پر جما رہا تھا۔ سر، یہ کون ہے؟ حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سامنے موجود حوالدار نے اس سے پوچھا تھا تو وہ اپنے لبوں کو بھیج کیا تھا۔ اچھا، یوٹیوب کی نا کچھ پالیسی چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ناول کے درمیان میں یہ انسانی ویڈیو ایڈ کرنی پڑتی ہے، تو اس چند سیکنڈ کی ویڈیو کو ذرا برداشت کر لیا کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو ناول نہیں ہوگا نا پھر۔ خیر، آپ اس کو تھوڑا سا بادر کر لیا کریں۔ ہوئے وہ حالانکہ نرم و نازک وجود کو مضبوطی سے تھامے اس کی حیرانگی کو نظر انداز کرتے ہوئے پولیس موبائل میں بیٹھا تھا۔ کوئی یہاں نہ آنے پائے، سمجھ رہے ہو نا؟ اندر بیٹھنے سے پہلے وہ حوالدار کو سرد نظروں سے دیکھ کر تنبیہ کرنے سے باز نہیں آیا تھا، جس پر وہ بھی جلدی سے اپنا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب موڑ چکا تھا۔ لیکن ایس پی صاحب کی شادی کب ہوئی؟ حیرت زدہ سا بڑبڑاتے ہوئے حوالدار دوسری جانب بڑھ گیا تھا۔ خوف زدہ نگاہوں کے ساتھ یہاں وہاں دیکھتے ہوئے حالہ نے سارم کو اپنے سامنے بیٹھتا ہوا دیکھ کر اور اپنی انگلیوں کو مسلا تھا۔ تم جانتی ہو تم نے کتنی خطرناک حرکت کی ہے؟ اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ باہم جوڑ کر گھٹنے پر رکھتے ہوئے نہایت ہی دھیمی آواز میں گویا ہوا تھا تو حالہ اپنے لب کو ترک رہ گئی تھی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، میرے اپنے گھر والوں نے مجھے بیچ دیا اور میرے پاس اس دنیا میں جانے کی اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ بے بسی سے کہتے ہوئے وہ اپنے پلکوں کو جھپکاتے خود کو اب بمشکل رونے سے باز رکھ رہی تھی۔ اگر ان لوگوں نے تمہیں بیچ دیا ہے تو اس کا مطلب تمہیں پولیس اسٹیشن نہیں لے کر جا سکتے، وہ تمہیں پھر سے بازیاب کرا لیں گے۔ دارالامان تمہارے چہرے کو دیکھ کر بھیجا نہیں جا سکتا کہ وہاں بھی درندوں کی کمی نہیں ہے۔
उसे देखकर संजीदगी से बोलते हुए वो एक के बाद एक जहन में उभर कर आते हुए ऑप्शन को रद्द कर रहा था। आप मुझे अपने घर ले जाएं। मासूमियत से उसकी जानिब देखकर कहती हुई वो उसे हैरान ही तो कर गई थी। मैं तुम्हें अपने घर क्यों लेकर जाने लगा? उसकी आंखों में देखकर पूछा था तो हाला ने भी मासूमियत से अपनी पलकों को झपकाया था। एक आप ही इस दुनिया में वाहिद इंसान है जिसे मेरी परवाह है, तो आप मुझे अपने घर पर रख लेना। मैं आपके सारे काम कर दूंगी, मैं कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी, प्लीज़। इल्तिजाई अंदाज में बोलते हुए वो उसकी शर्ट की आस्तीन को थामते हुए गोया हुई थी। तो सारम लोगारी ने एक नज़र उसके मोमी हाथ की उंगलियों पर डाले हुए उसके चेहरे को देखा था, जो आस लिए हुए उसे ही देख रही थी। गहरा सांस भरकर उसके हाथ से अपनी शर्ट निकालते हुए वो पीछे सीट से टेक लगा गया था। ठीक है, मेरी एक शर्त है। उसके खूबसूरत चेहरे पर नज़रें जमाते हुए वो धीमी आवाज़ में बोला था, तो हालांकि चेहरे पर हैरानगी फैलती चली गई थी। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, जल्दी से कहते हुए वो गोया हुई थी कि मुबादा वो अपना इरादा ही तब्दील न कर ले। आपकी शर्त ये थी? धुले हुए चेहरे के साथ उसकी खूबसूरती मज़ीद निखर कर सामने आई थी। तभी हैरानगी से फैली हुई आंखों के साथ सामने बैठे हुए एसपी सारम लोगारी को देखते हुए वो गोया हुई थी। तो सारिम ने अपने लब को दबाते हुए मुस्कुराहट को रोका था। हाँ, यही मेरी शर्त है। संजीदगी से उसके सामने कागजात रखते हुए वो उसे लब को उतरने पर मजबूर कर गया था। बात सुने, कहीं आप ऐसा तो नहीं करेंगे मुझसे निकाह करके मुझे मेरे घर या फिर रुस्तम के पास वापस भेज दें? अपने लब को उतरकर बेचैनी से उंगलियां मसलती हुई वो चोर निगाहों से उसके चेहरे को देखते गोया हुई थी। तो सारिम लोगारी ने उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए अपना सर झुकाकर मुस्कुराहट को लबों पर फैलने दिया था। तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी बीवी बनाने के बाद मैं तुम्हें किसी के भी हवाले कर सकूंगा? नामुमकिन। एसपी सारिम लोगारी मरता मर जाएगा मगर अपनी इज्जत को किसी और के हवाले नहीं करेगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ से अब पलट कर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम इस निकाह से इनकार करती हो तो मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकता। वापस जाने या फिर जहाँ मर्जी जाने, वहाँ जाने के लिए तुम आज़ाद हो। अपने दोनों शाने उचकाकर कहते हुए वो पीछे सोफे से टेक लगाते हुए गोया हुआ था। तो हाला ने फ़ौरन से पेन थामते हुए उन कागजात पर अपने दस्तखत किए थे। मौलवी और गवाहों की मौजूदगी में निकाह बखूबी सरंजाम पाया था। तो वो अब हाला सारम लोगारी बन चुकी थी। क्या अब मैं आपके घर पर रह सकती हूँ? आप मुझे कहीं भेजेंगे नहीं ना? मासूमियत से कहते हुए वो उसके हाथ को थामकर गोया हुई थी। तो सारिम ने बेख्तियार उसके हाथ की जानिब देखा था, जो उसकी अपनी आस्तीन से उलझते हुए उसे हलक तर करने पर मजबूर कर रहा था। तुम कहीं नहीं जा रही। तुम अब मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत, और मैं तुम्हारी हिफाजत करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब तक एसपी सारम लोगारी जिंदा है तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकता। नरमी से कहकर उसके गाल पर अंगूठा फेरते हुए वो गोया हुआ था। तो सारिम लोगारी की निगाहों की तपश से उसका चेहरा भाप छोड़ने लगा था। अपना हलक तर करके थोड़ा सा फासला कायम करती हुई वो अपने चेहरे को झुका चुकी थी। अब क्या हुआ? वैसे तो तुम पहल करते हुए ज़रा भी नहीं हिचकिचाती, और अब तुम्हारा चेहरा क्यों सुर्ख पड़ रहा है? लब दबाकर उसे छेड़ते हुए वो गोया हुआ था। तो हाला ने हवानक बने चेहरे के साथ उसकी जानिब देखा था। उसकी बातें हाला के सर के ऊपर से होकर गुजर रही थी। ये फितरी शर्मो हया थी जो उसके वजूद में बतौर औरत मौजूद थी। सारिम को बेख्तियार महसूस हुआ था कि उसे बहुत सारी चीज़ों का पता सिर से ही नहीं था। चलो घर चलें, नरमी से बोलकर उसका हाथ थामते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। तो हाला ने भी उजलत दिखाते हुए उसके कदमों के साथ अपने कदम बढ़ाए थे। सारिम, ये नाजुक सी लड़की कौन है? मुस्कुराकर पूछते हुए एक दरमियानी उम्र की औरत सामने आई थी। तो साथ मौजूद हाला सारिम के चौड़े वजूद के पीछे छुप सी गई थी। जब सारिम ने उसे हाथ से थामकर अपने सामने करते हुए उस उधेड़ उम्र औरत की जानिब देखा था। अम्मी, ये आपकी बहू है, अचानक से शादी करनी पड़ गई, आई एम सॉरी। मासूमियत से बोलते हुए वो उनके चेहरे को देखते हुए गोया हुआ था कि बेख्तियार साइका बेगम की आंखें फैलकर बड़ी बड़ी हो चुकी थी। नालायक, निकम्मे, तुम्हें शर्म नहीं आई ये कारनामा सर अंजाम देते हुए? किसकी लड़की को नाहक भगाकर अपने साथ ले आए हो, और तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हो गई, बदतमीज इंसान? अपने हाथों के थप्पड़ उसके कंधे पर मारते हुए वो एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई करते हुए गोया हुई थी। तो सारिम हड़बड़ा गया था। चंद कदम पीछे लेते हुए वो दोनों सामने ठहरी हुई हाला से यकसर अनजान हो चुके थे। अम्मी, आप चाहें तो मुझसे कसम ले सकती हैं, आज के दिन से पहले मेरा कोई इरादा नहीं था शादी करने का। मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। कहाँ आप मुझे भगा कर लेकर आने की सज़ा दे रही हैं? बौखला हुए लहजे में कहते वो अपने दोनों हाथ सामने की जानिब लाते हुए खुद को महफूज करने की कोशिश कर रहा था। जवान साला एसपी सारिम अपनी माँ से पिटते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था।
तो रातों रात ये लड़की कहाँ से पैदा हो गई? संजीदगी से कहते हुए साइका बेगम ने अपने एक हाथ का इशारा पीछे ठहरी हुई हाला की जानिब किया था, जो हवनक बने तासुरात के साथ उन दोनों को देख रही थी। आप इनको मत मारें प्लीज़, मैंने ही इनसे कहा था, मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। आंखों में आंसू भरकर लेकर आते हुए वो उन्हें निहायत ही प्यारी और मासूम लगी थी। तुम क्यों रो रही हो? मैं तो इस नालायक की क्लास लगा रही थी। इससे इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपनी माँ को बता ही दे कि वो बहू घर ला रहा है। कितने चाह थे मुझे इसकी शादी के, मगर ये मुझे ऐसे बता रहा है जैसे कोई चीज़ घर लेकर आया हो। मसनूई नाराज़गी से उनकी जानिब देखकर कहते हुए साइका बेगम ने आगे बढ़कर हाला को गले लगाते हुए कहा था, तुमसे मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, रोना बंद करो, तुम्हारी आंखें ख़राब हो जाएंगी। निहायत ही नरमी के साथ बोलते हुए वो उसके आंसुओं को साफ करते हुए गोया हुई थी, तो हाला की हिचकियाँ ही बन चुकी थी। सारिम का कोई कसूर नहीं है, आप उन्हें प्लीज़ मत मारें। सूं सूं करते हुए सुर्खनाक के साथ कहते हुए वो उन दोनों को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। मैं मजाक कर रही थी, तुम तो परेशान ही हो गई। इतनी नाजुक सी गुड़िया कहाँ से लाए हो सारिम? मुस्कुराकर कहते हुए साइका बेगम ने उसे खुद से लगाते हुए अपने दूसरे हाथ को फैलाकर सारिम को भी आगे आने का इशारा किया था, तो वो आगे आते हुए गिर्द अपने मजबूत बाजू को बांध चुका था। देख लें, आपका बेटा इसे ढूंढ ही लाया। आई एम सॉरी, मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, शरारत से कहते हुए वो आखिर में नरमी से कहकर साइका बेगम का माथा चूमते हुए गोया हुआ था, तो साइका बेगम ने एक धप उसके सीने पर रसीद की थी। अब बस भी कर दो, ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, ना कि करने के बाद। मुस्कुराकर अपना सर नफ़ी में हिलाते हुए वो गोया हुई थी, तो वो दोनों भी अपनी परेशानी को ज़ायल होता हुआ महसूस कर रहे थे। आज के सारे दिन के बाद वो थकी हारी सारिम के साथ उसके कमरे में दाखिल हुई थी, तो बेचैनी हद से सिवा हुई थी। अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए वो सारिम उनकी जानिब पलटते हुए उसकी जानिब देख गई थी। मम, मैं थक गई हूँ, बेचारा सा मुँह बनाकर कहते हुए वो उसे लब दबाने पर मजबूर कर गई थी। चेंज करो और सो जाओ, नरमी से कहता हुआ वो भी बाथरूम की जानिब बढ़ने ही लगा था, जब पीछे से उसकी शर्ट का कोना थाम कर वो उसे रोकने का बाइस बनी थी। मेरे पास चेंज करने के लिए कोई कपड़े नहीं हैं, मुँह लटका कर कहते हुए वो गोया हुई थी, तो सारिम ने बेइख्तियार पलट कर उसकी जानिब देखा था। धुले धुलाए साफ शफाफ चेहरे के साथ दुल्हन के लिबास में वो उस वक्त भी हसीन लग रही थी। मजीद उस पर हक़ मलकियत था कि सारिम को अपने दिल में जज्बात से उमड़ते हुए महसूस हो रहे थे। वो उस लड़की को बता नहीं सका था कि सामने ठहरी हुई ये लड़की ईमान ख़राब कर देने की हैसियत रखती थी। वो जितना उससे गुरेज करने की कोशिश कर रहा था, जितना उसकी मासूमियत को देखते हुए उसे वक्त देने की कोशिश कर रहा था, ये लड़की उतना ही उसे अपनी जानिब माइल होने पर मजबूर कर रही थी। हाला, क्यों तुम मेरा ईमान ख़राब करने पर तुली हुई हो? तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? भारी गंभीर लहजे में बोलते हुए वो उसके हाथ को थाम कर अपनी जानिब खींचते हुए उसके बेहद नज़दीक आकर गोया हुआ था, तो हाला ने हमनक बने चेहरे के साथ उसकी जानिब देखा था। मतलब वो तो कपड़ों के बारे में बोल रही थी, तो ये सारिम को क्या हो गया था अचानक से? उसकी सूरत हाल से अनजान वो अपने ही ले में सोचते हुए उसकी जानिब देख गई थी, जो बेखुद होते उसके एक गाल पर हाथ रखते हुए उसके चेहरे पर झुका था। दोनों की सांसें एक पल के लिए उलझी थी, तो सारिम ने उसकी आंखों से अपनी निगाहों को हटाते हुए उसके सुर्ख नाजुक से लब देखे थे, और फिर बेइख्तियार मचलते हुए अपने दिल को मजीद काबू ना करते हुए वो नरमी से उसके लबों पर झुक चुका था। हाला इस तमाम सूरत हाल से अनजान साकत हुए वजूद के साथ उसके हिसार में ठहरी हुई उसके लम्स को महसूस कर गई थी। सांसें उलझी थी, तो वो बेइख्तियार सारिम की शर्ट को मुट्ठियों में थाम कर खुद को गिरने से बाज रख गई थी। सारिम, मजीद जब सांस लेना मुहाल हुआ था, तो अपनी मुट्ठियों को उसके सीने पर मारते हुए उसने सारिम को दूर करना चाहा था। जब अपनी मन मर्जी करते हुए वो उसकी सांस बंद होने से ठीक पहले उसके लबों को आज़ादी बख्श चुका था, तभी उसके सीने पर सर रखकर गहरे गहरे सांस लेती हुई वो उसका नाम पुकार गई थी। आइंदा मेरी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए इस लम्हे को ज़रूर याद करके अपनी नाजुक सी जान पर तरस खा लेना, क्योंकि अगर मैं बहका तो तुम्हारा सांस लेना भी मुहाल कर दूंगा। जज्बात से चूर आवाज़ में बोलते हुए वो उसकी नाजुक कमर को थाम कर सहलाते हुए उसे तसल्ली देने के अंदाज में वार्निंग देते हुए गोया हुआ था, तो हालांकि सांस हलक में ही अटकी थी। उसके सख्त खुरदरे हाथों का लम्स अपनी कमर पर रेंगते हुए महसूस करते वो जी जान से लर्जी थी। तभी उसके हिसार से निकलते हुए वो अपने कदमों को बाथरूम की जानिब बढ़ाते एक झटके से दरवाज़ा पीछे बंद कर चुकी थी। उसकी हरकत पर सारिम ने अपने बालों में हाथ फेर कर बेइख्तियार दरवाजे की जानिब देखा था। ये लड़की पूरा हशर का सामान साथ लिए फिर रही है। तुम्हारा क्या होगा सारिम लोगारी? अपने लबों को दबाकर कहते हुए वो गहरी सांस भर गया था। हालांकि नरम और नाजुक लबों का लम्स अभी भी उसे अपने लबों पर महसूस हो रहा था, जिस पर एक नरम सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई थी। ड्रेसिंग रूम से चेंज करके वो बाहर निकला ही था, जब सामने खाली कमरे से मुँह चिढ़ाता हुआ दिखाई दिया था,
तभी कदम कदम चलते हुए वो आसपास नज़र घुमाते हुए हाला को ढूंढ गया था, मगर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी बाथरूम की जानिब पलटते हुए वो चंद कदम चलकर उसके करीब आया था। हाला, दरवाज़ा खटखटाकर उसका नाम पुकारा था तो अंदर ठहरी हुई हाला उछल उठी थी। जी, लड़खड़ाते हुए लहजे में जवाब देते वो दूसरी जानिब से गोया हुई थी। अंदर क्या कर रही हो? काफ़ी देर हो गई, या बाहर आना है या फिर अंदर ही सोने का इरादा है? झुंझलाए हुए लहजे में बोलते हुए वो उससे गोया हुआ था तो हाला ने अपने लब को तरकर हलकतर करते हुए खुद को कंपोज किया था। वो मैं कपड़े भूल गई हूँ, धीमी आवाज़ में मनमनाते हुए वो गोया हुई थी तो सारिम लुगारी ने अपना निचला लब कुचलकर खुद को कहकहा लगाने से रोका था। तो बाहर आकर ले लो। इत्मीनान से दोनों हाथ सीने पर बांध कर दीवार से टेक लगाते हुए वो गोया हुआ था तो अंदर ठहरी हुई हाला झुंझला उठी थी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? प्लीज़ मुझे कोई कपड़े दे दें, मैं बाहर नहीं आ सकती। बेबसी से अपनी आंखें मींचकर वो गोया हुई थी तो दूसरी जानब मौजूद सारिम के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? लब दबाकर बोलते हुए वो अब उसे सही मायनों में जिद कर रहा था, जिस पर सामने ठहरी हुई हाला हो भी रही थी। वो उस वक्त शॉर्ट से बाथरूम में मौजूद थी और इस हालत में वो बाहर सारिम के सामने जाने का तो सोच भी नहीं सकती थी, जबकि लहंगा पहले ही वो एक तरफ फेंक चुकी थी। आप कितने खुदगर्ज हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुंह बसोर कर कहते हुए आगे से शिकवा बरामद हुआ था तो सारिम लुगारी उठकर खड़े होते हुए दरवाजे के ऐन सामने हुआ था। मेरा सवाल अब भी बरकरार है, मुझे क्या मिलेगा? तंग करने वाले अंदाज में कहते हुए वह दरवाजे की नोब थामकर हल्का सा घुमाते हुए गोया हुआ था। दूसरी जानिब मौजूद हाला ने उछलते हुए दरवाजे को थामा था और उसे मजीद खुलने से रोका था। आप जो चाहते हैं मैं वो करने को तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे पहनने के लिए कपड़े दे दें। बेबसी से दूसरी जानिब से वो गोया हुई थी तो सारिम लुगारी ने मुस्कुराते हुए खुद को दाद देने वाले अंदाज में देखते अपने कदम ड्रेसिंग की जानिब बढ़ाए थे। थोड़ी देर बाद ही वो अपने ढीले ढाले कपड़े हाथ में लिए हुए बरामद हुआ था। दरवाज़ा हल्का सा खटखटाकर कपड़े उसकी जानिब बढ़ाते हुए वो वापस पलट चुका था, जिस पर दूसरी जानिब मौजूद हाला ने भी सुख का सांस लेते हुए उसके कपड़ों को थाम लिया था। टी शर्ट और ट्राउज़र उस पर काफ़ी ढीला था, तभी वो उसे मोड़ते हुए खुद पर एडजस्ट करते हुए बाहर निकली थी तो सारिम लुगारी की निगाहें उसके वजूद पर टिक गई थीं। नम बालों से पानी टपकते हुए उसकी गर्दन पर पानी की बूंदें छोड़ रहा था, जिस पर सारिम को अपने हलक में कांटे से उगते हुए महसूस हुए थे। कहाँ वो पहले ही उसका ईमान गड़बड़ाने का बायस बनी थी और अब उसके सामने ठहरी हुई वो सरापा कयामत थी, जिससे वो बिल्कुल भी मुनहरिफ नहीं हो सकता था। तभी उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए उससे कमर से थामकर खुद से लगा गया था। सारिम, ये आप क्या? अल्फाज उसके लबों पर ही रह गए थे जब नरमी से उसके चेहरे पर झुकते हुए वो अपना माथा उसके माथे से टिका गया था। अंगूठा उसके भीगे लबों पर फेरते हुए वो उसकी आंखों में देख हल्का सा मुस्कुराया था। तुमने कहा था मैं जो भी कहूँगा तुम मेरी बात मानोगी। निचले लब को दांतों में दबाकर कहते हुए वो उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देख रहा था, जो सारिम लुगारी की कुर्बत में भाप छोड़ने लगा था। आपको क्या चाहिए? अटकती हुई सांसों के साथ वह उसकी आंखों में देखते गोया हुई थी तो सारिम ने मजीद सख्ती से उसे खुद में भींचा था। किस? मुझे तुम्हारी किस चाहिए? बेबाक लहजे में बोलते हुए वो अपनी उंगलियों का सरसराता लम्स उसकी कमर पर फेरते गोया हुआ था तो हाला उसके हिसार में मौजूद मचल ही रही थी। मैं कैसे? मेरा मतलब है मैं नहीं। अटकते हुए लहजे में अपना सर नफ़ी में हिलाकर वो उसे रोकने की नाकाम कोशिश करते गोया हुई थी, मगर सामने वाले को परवाह ही कब थी। इत्मीनान से उसके हाथ अपने गर्दन के गिर्द हायल करते हुए वो उसे आगे बढ़ने का इशारा कर चुका था। अगर तुमने मुझे अभी किस नहीं किया तो आगे जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं। लब दबाकर बोलते हुए वो उसके चेहरे को देखते हुए अपनी निगाहों के नीचे उसकी गर्दन की जानिब ले गया था। पानी की चमकती हुई बूंदें लैंप की मध्यम रोशनी में उसे मजीद अपनी जानिब माइल करने का बायस बन रही थीं। इससे पहले कि वो उसकी गर्दन पर झुककर उसे अपने अताब का निशाना बनाता लरसते हुए वजूद के साथ हाला उसके लबों पर अपना हाथ रख चुकी थी। मैं करती हूँ, लड़खड़ाए हुए लहजे में कहती वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। जब भी काफ़ी देर हिम्मत जमा करते हुए वो अपने अंगूठों के बल उठते उसके लबों के निहायत ही करीब अपने लब रखते दूसरे सेकंड ही पीछे हुई थी तो सारिम ने अपनी आंखें खोलकर हैरान सा चेहरा लिए हुए उसे देखा था। बस, वैसे मैं तुमसे उम्मीद भी क्या कर रहा था? हैरत से पूछते हुए दूसरी मर्तबा वो बुड़बुड़ाते हुए गोया हुआ था तो खिफ़त से हाला के गाल सुर्ख पड़ते हुए महसूस हुए थे। इतनी बेबाकी की हिम्मत भी उसने ज़िंदगी में पहली मर्तबा की थी। पहली मर्तबा वो किसी आदमी का लम्स अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। जब भी उसे कमर से थामकर खुद के करीब करते हुए सारिम लुगारी दूसरा हाथ उसके बालों में फंसाए नरमी से उसके लबों पर झुका था तो हाला को अपनी सांसें वैसे ही बंद होते हुए महसूस हुई थी। उसकी गुर्बत झुलसा देने वाली थी।
मदहोश होते वजूद के साथ वो आसपास का होश भुला चुका था। हालांकि सांसें रुकते हुए महसूस हुई थी तो नरमी से उसके लबों को छोड़ते हुए वो उसकी गर्दन पर झुक चुका था। अपनी शिद्दत भरी मोहर उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए वो उसे बौखलाने का बायस बन रहा था, मगर उसकी मुज़ाहमत सामने ठहरे हुए सारम लोगारी पर अंदाज ही कब हो रही थी जो वो उसकी बात सुनता। सारम की शर्ट को मुट्ठी में थामे हुए वो खुद को मुश्किल गिरने से रोके हुई थी जब अचानक से कमरे की बोझिल फिजा में फ़ोन की आवाज़ गूंजी थी तो वो दोनों अपने सांसों तक को रोके हुए अपनी जगह पर साकत हुए थे। पल भर में सारम लोगारी होश में आया था तो आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद को छोड़ते हुए 2 कदम पीछे हट चुका था। मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, नरमी से कहकर उसके सुर्ख चेहरे को देखते हुए वो मोबाइल फ़ोन की जानिब बढ़ गया था जहाँ वो मुसलसल बजे चले जा रहा था, जबकि दूसरी जानिब हाला अपनी जगह सुन ठहरी हुई उस सब को समझने की कोशिश कर रही थी कि आया उसके साथ कुछ देर पहले हुआ क्या है। तुम यहाँ पर रेस्ट करो क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी के बीच से आया था तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, और अगर ज़्यादा परेशानी हो तो तुम अम्मी के कमरे में जा सकती हो। वो अपनी जगह पर साकत अभी ठहरी थी जब कुछ देर बाद सारम लोगारी तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए उसकी जानिब आया था और नरमी से उससे कहते हुए उसके चेहरे की जानिब देख गया था जहाँ एक के बाद एक तासुरात उभरते हुए दिखाई दे रहे थे। आप कब तक आएंगे? खौफज़दा नज़रों से उसके चेहरे को देखते हुए वो अपना हलक तर करके गोया हुई थी तो सारम लोगारी ने आगे बढ़ते हुए उसके कंधे के गिर्द अपना हाथ मजबूती से हायल करते उसे खुद से लगाया था। फ़िक्र मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। तुम फ़िलहाल खुद पर तवज्जो दो, मैं नहीं चाहता कि मेरी गुर्बत में तुम सांस लेना भी भूल बैठो। कुछ देर पहले उसके मुश्किल से सांस लेने पर चोट करते हुए वो गोया हुआ था तो खिफ़त से सुर्ख पड़ते हुए चेहरे के साथ हाला अपना चेहरा उससे फेर चुकी थी जिस पर सारिम के लबों पर एक मुस्कुराहट फैली थी। आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने लब रखते हुए वो अपने कदमों को वापसी की जानिब पलट चुका था। यह हमारे सबसे काबिल एसपी सारिम लोगारी हैं। सारिम, यह है रुस्तम। इनकी होने वाली बीवी को अगवा कर लिया गया है जिसके लिए हम आज सब यहाँ मौजूद हैं ताकि हम इन्हें इनकी बीवी ढूंढने में मदद कर सकें। कमिश्नर साहब ने आगे बढ़कर उसे सामने ठहरे हुए रुस्तम से मुतारिफ़ कराया था तो सारिम लोगारी के चेहरे पर सख्ती सी छा गई थी। 45 साल रुस्तम का चेहरा देखते हुए उसके चेहरे पर चट्टानों की सर्द मोहरी उतर आई थी। तभी वो कमिश्नर साहब की जानिब मुड़ा था। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी होने वाली बीवी का नाम क्या था और वो कैसी दिखाई देती थी? संजीदगी से रुस्तम की जानिब देखते हुए वो गोया हुआ था तो ना चाहते हुए भी रुस्तम ने अपने चेहरे पर दर आने वाली नागवारियत को छुपाया था। हाला को ढूंढने के लिए यह मरहला तय करना बहुत ज़रूरी था। लबों पर जबरी मुस्कुराहट सजाए हुए वो उसके सामने हाला की एक तस्वीर पेश कर चुका था जिसे देखते हुए सारिम को अपने वजूद में लहू जमते हुए महसूस हुआ था। हाथों की मुट्ठियां भींचकर सामने ठहरे हुए रुस्तम की जानिब देखते हुए वो बहुत मुश्किल अपने लबों पर मुस्कुराहट फैला गया था। हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, सर्द से अंदाज में बोलते हुए वह तस्वीर को अपने हाथ में मजबूती से थामे हुए कमिश्नर की जानिब पलटा था और उन्हें सल्यूट करते हुए वो अपने कदम वापसी की जानिब ले चुका था। सर, मैंने इस लड़के को पहले कहीं देखा है, उसके पास चलते हुए हवालदार ने उसकी जानिब झुकते हुए कहा था तो सारिम लोगारे ने सर्द निगाहों से उसे देखते हुए आंखों से ही वार्निंग दी थी। ये वही हवालदार था जो उसके साथ सर्च ऑपरेशन के लिए गया हुआ था जिसकी मौजूदगी में ही हाला उसे मिली थी। वार्निंग समझते हुए वो अपने लब सी चुका था। आइंदा यह बात तुम्हारे लबों पर आनी नहीं चाहिए, अगर दोबारा तुम्हारे लबों से अल्फाज निकले तो मैं तुम्हें अपनी गोली से उड़ा दूंगा। संजीदगी से वार्निंग देने वाले अंदाज में कहते हुए वो तेज़ तेज़ कदमों से चलते अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं रुस्तम फिरोज, तुमने मेरी बीवी पर हाथ डालने की कोशिश की है। हाथों में थामी हुई हाला की तस्वीर को देखते हुए वो तस्वर में रुस्तम फिरोज से मुखातिब हुआ था। आंखों में खून उतरते हुए किसी को भी साकत होने पर मजबूर कर सकता था। अगले दिन रात गए वो अपने घर में वापस लौटा था तो खाली कमरा उसे मुँह चिढ़ाता हुआ दिखाई दिया था। उल्टे कदमों से वापस लौटते हुए उसने यहाँ वहाँ हाला की तलाश में निगाहें दौड़ाई थी, मगर फिर कुछ सोचते हुए वो अपने कदम साइका बेगम के कमरे की जानिब बढ़ा गया था। हल्का सा दरवाज़ा खोलते हुए उसके अंदर झांका था तो सामने ही वो साइका बेगम के साथ बिस्तर पर दराज ख्वाबों खरगोश के मज़े लेते हुए दिखाई दी थी। तभी इत्मीनान से दरवाज़ा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ था। साइका बेगम जो नींद की निहायत ही कच्ची थी उसके अंदर दाखिल होने पर फ़ौरन से जाग गई थी। इतनी रात को यहाँ चोरों की तरह क्या कर रहे हो? वो तुम्हारे मामलात समझ तो गई थी, लेकिन फिर भी उसकी जानिब देखते हुए गोया हुई थी तो सारिम ने अपने लब दबाकर अपने लबों को कुतर कर कहते हुए वो उसकी जानिब बढ़ता। साइका बेगम अपनी आबरू उचकाकर उसकी जानिब देख गई थी। मुझे इसके यहाँ सोने से कोई मसला नहीं होगा, तुम जाकर इत्मीनान से अपने कमरे में सो सकते हो, तुम्हें सुबह ड्यूटी के लिए फिर जाना पड़ेगा ना। उसे तंग करने वाले अंदाज में कहते हुए वो हाला की जानिब पलटते गोया हुई थी तो सारिम अपने लबों को कुचलते हुए उनकी जानिब देख कर रह गया था।
बेशक उन्हें कोई मसला नहीं था, लेकिन सारिम को मसला था। वो हाला के बगैर अपने कमरे में नहीं सोना चाहता था। अम्मी प्लीज़ मुझे परेशान मत करें ना, झुंझलाहट के साथ कहते हुए वो बगैर उनका कोई भी जवाब सुने झुककर हाला के नरम और नाजुक वजूद को अपनी बाहों के हिसार में लेते हुए जिन कदमों से आया था उन कदमों से वापस पलटता चला गया था। जबकि पीछे साइका बेगम ने अपना सर नफ़ी में हिलाकर मुस्कुराते हुए अपने बेटे को खुश रहने की दुआएं दी थी और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए सोने की दोबारा कोशिश करने लगी थी। कदम कदम चलकर अपने कमरे में दाखिल होते हुए वो उसे लिए बिस्तर पर दराज कर चुका था। जबकि कुछ देर बिस्तर के कोने पर टिक कर उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे के पुरकशिश नकूश को छूते हुए दिल में इत्मीनान कर लेना चाहता था कि वो उसके पास है। पूरा पुलिस फोर्स जिस लड़की को तलाश करने की कोशिश कर रहा था वो उस वक्त उसके घर पर उसकी बीवी की हैसियत से मौजूद थी। मगर वो जानता था, वो अच्छे तरीके से जानता था कि एक मर्तबा उन लोगों को भिनक पड़ने की देरी है। वो लोग हाला को किसी भी तरीके से उसके चुंगल से निकालने की कोशिश करते, मगर वो अब हाला को किसी भी कीमत पर नहीं देने वाला था। मैं तुम्हें महफूज रखूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए फिर सारिम लुगारी को अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, धीमी आवाज़ में कहकर वो उसके चेहरे पर झुकते हुए उसकी आंखों पर अपने लब रख चुका था। 1 महीना नहायत ही पुरसुकून से गुजरा था। हाला सारिम लुगारी की कुर्बत में हर वक्त बौखिलाई और सुर्ख पड़ती हुई दिखाई देती थी, जबकि वो हाला को बाहर निकलने से भी मना कर चुका था और रुस्तम के सामने वो हाला को मुसलसल ढूंढने की अदाकारी कर रहा था, जब तक कि उसे हाला के लिए कोई मुनासिब और अच्छा रास्ता न मिल जाता। आज भी वो घर पर साइका बेगम के साथ ही मौजूद थी। जब अचानक से उन्हें अस्थमा का अटैक हुआ था तो फूलते हुए हाथ पैर के साथ वह उन्हें लिए हुए अस्पताल आ पहुंची थी। हड़बड़ी इस कदर थी कि सारिम को बताने का वक्त ही नहीं मिला था। तभी अब वह अस्पताल की राहदारी में बैठी हुई परेशानी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी, जब अचानक कोई उसके सर पर पहुंचते हुए उसे बाजू से दबोच कर अपनी जानिब खींच चुका था। हराम खोर लड़की, हमारा जीना हराम करके तुम कहाँ आवारागर्दी करती फिर रही हो? चिंगाड़ती हुई आवाज़ अस्पताल की राहदारी में गूंजी थी तो हाला ने खौफ से फैलती हुई आंखों के साथ सामने ठहरी हुई अपनी चची की जानिब देखा था। उसका दिल इतने ज़ोरों से धड़का था जैसे बाहर ही आ जाएगा। तहमीना बेगम कहर भरी निगाहों से उसकी जानिब ही देखते हुए उसे खा जाने को थी। मुझे छोड़ें, धड़कते हुए दिल के साथ कहते वो अपना हाथ उनकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर ये पिछले 2 महीनों की अजियत थी कि वो उसके हाथ को सख्ती से दबोचे हुए थी। उनका बस नहीं चल रहा था उस लड़की का हशर बिगाड़ कर रख देती, जिसकी वजह से पिछले 2 महीने से रुस्तम ने उन लोगों का जीना हराम किया हुआ था। हर पल मौत का खौफ उनके सर पर मंडलाता रहता था और ये लड़की धड़ल्ले से यहाँ खुश होकर ज़िंदगी गुजार रही थी। मनहूस लड़की, तुमने हमारी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। तुम्हारी वजह से वो रुस्तम पागल कुत्ते की तरह पूरे शहर में तुम्हें ढूंढता फिर रहा है और उसने हमारा सांस तक लेना मुहाल कर रखा है। उसके बालों को दबोच कर कहते हुए वो झटका देते हुए यूं गोया हुई थी कि बेइख्तियार हाला ने अपनी आंखें मीच कर दर्द पर जब्त किया था। तभी उनके हाथ को थामते हुए वो अपने नाखून उनके हाथ में चुभोते हुए उसे पीछे की जानिब धकेल चुकी थी। हाथ मत लगाएं मुझे, रिश्ते के नाम पर आप एक धब्बा हैं। आपने मुझे बेचा। आप क्या समझती हैं मैं आपसे डरती हूँ? आइंदा अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लूँगी और उनसे कहूँगी कि आप मुझे अगवा करने की कोशिश कर रही हैं। संजीदगी से सामने ठहरी हुई तहमीना बेगम को कहकर वो अपना सर ऊंचा किए यूं गोया हुई थी कि बेइख्तियार तहमीना बेगम की आंखों के सामने साया सा लहराया था। यानी कि ये लड़की किसी की शह पर बहुत ऊंची उड़ान भर रही थी। वो जो हाला उनके चेहरे पर हमेशा खौफ देखने की आदत थी, अचानक उनकी आंखों में बहादुरी देखते हुए अपनी मुट्ठियों को भींच रही थी। उन्हें हाला का ये अंदाज एक आंख ने ही भाया था। आइंदा अगर आपने मुझे हाथ तक लगाने की कोशिश की तो मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी कि आपके हाथ सलामत ना रहें। सर्द से लहजे में बोलते हुए वो सामने ठहरी तहमीना बेगम को पीछे की जानिब धकेल कर कमरे के अंदर दाखिल हो चुकी थी, जहां साइका बेगम को इलाज के लिए ले जाया गया था। हरामखोर लड़की, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे चुंगल से इतनी आसानी से बच जाओगी? तुम्हारी इतनी औकात? वो गुस्से से चटकते हुए जहन के साथ तहमीना बेगम ने शोला उगलती हुई निगाहों के साथ उसे देखा था और अपने मोबाइल की जानिब हाथ बढ़ाते रुस्तम के नंबर पर कॉल मिलाई थी। वो मुझे मिल गई है, अस्पताल में मौजूद है, मेरी आंखों के सामने। आकर उसे ले जाओ और फिर हमारा हिसाब बराबर। संजीदगी से कहते हुए वो कॉल कट करके दरवाजे को कहर भरी नज़रों से देख रही थी। साइका बेगम का हाथ थामे हुए वो एहतियात से चलती हुई अस्पताल से बाहर निकली हुई थी। जब हाथ आगे बढ़ाते हुए गाड़ी को रोकने के लिए आगे बढ़ी थी, अचानक से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उसके कदमों के पास से चिरचिराते हुए रुकी थी और दरवाज़ा खोलकर रुस्तम फेरोज़ बाहर निकलते हुए कहर भरी नज़रों के साथ उसके नाजुक से वजूद को देख गया था। एक हाथ से दबोचकर उसके वजूद को कार के अंदर धकेलते हुए वो लम्हों में उसे लिए गायब हो चुका था, जबकि पीछे साइका बेगम चिल्लाते हुए उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी और फिर कपकपाते हुए हाथों के साथ सारिम को कॉल मिलाई थी। वो उसे ले गए। मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे,
लरसते हुए लबों के साथ कहते वो परेशानी से उस जानिब देख रही थी जहाँ से अभी अभी कार भागते हुए गई थी। आप फिक्र मत करें, मैं हाला को कुछ भी नहीं होने दूंगा। आप गाड़ी लेकर घर वापस आ जाएं, मैं देखता हूँ। सुर्ख पड़ती हुई आंखों के साथ अपनी कनपटी को दबाकर वो निहायत ही इत्मीनान से गोया हुआ था, मगर जैसे ही कॉल काटी थी उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा था। हर एक चीज़ को तहस नहस करते हुए वो उस वक्त निहायत ही अबतर हालत में था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं रुस्तम फेरोज़, तुमने मेरी बीवी पर हाथ डालने की कोशिश की है। चिंगाड़ते हुए लहजे में कहते वो हाथ में थमा हुआ शोपीस एक झटके में दरवाजे पर मारते हुए गुस्से से खोल उठा था और फिर पिस्टल को अपनी जेब में उड़सा कर वो भागते हुए अपने ऑफिस से बाहर की जानिब निकला था। उसे हाला का पता लगाना था, आखिर रुस्तम उसे लेकर कहाँ गया होगा। कैसी हो जाने मन, तुमने मुझे याद तो नहीं किया होगा। लबों पर जिज करने वाली मुस्कुराहट से जाकर वो सामने कपकपाते वजूद को लिए हुए बैठी हाला को देख कर यूं गोया हुआ था कि हाला की आंखें खौफ की ज्यादती से फैलकर बड़ी बड़ी हो चुकी थी। हाला की सांस अटक कर रह गई थी तो वो सीट पर पीछे की जानिब खिसकते हुए उसके और अपने दरमियान फासला कायम करने की नाकाम कोशिश कर गई थी, जिस पर रुस्तम के लबों पर जहर खंदक मुस्कुराहट फैली थी। तो उसके बालों को दबोच कर अपने करीब लेकर आते हुए वो अपना अंगूठा उसके रुखसार पर फेरते खबासत से मुस्कुराया था। इतनी भी क्या जल्दी है फासला कायम करने की? पिछले 2 महीनों से तुमने जितना मुझे ख्वार किया है, मुझे उम्मीद है अब तुम्हें तोड़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। कहा मैं तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत करके अपने पास रखना चाहता था, मगर लगता है इज्जत तुम्हें रास नहीं आती। तो ठीक है, जैसे तुम चाहती हो वैसे ही तुम्हारे साथ अब मैं पेश आऊँगा। अब मैं निकाह का भी इंतज़ार नहीं करूँगा। भूलो मत जाने मन, तुमने खुद ही मुझे इस सब के लिए मजबूर किया है। सर्द निगाहों से उसके वजूद को देखकर कहते हुए वो अपने अंगूठा फेरते हुए थोड़ी सी नीचे गर्दन तक लाया था। जब हाला कपकपाते हुए वजूद के साथ अपने नाखून से उसके चेहरे को खुरिच गई थी। एक पल के लिए रुस्तम की गिरफ्त गड़बड़ाई थी, जब पीछे खिसककर दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए उसके बाल बेदर्दी से रुस्तम के अताब का निशाना बने थे। हाला से सकते हुए अपनी आंखों को बंद करके उस दर्द को महसूस कर गई थी। उसके वजूद को गुड़िया की मैंने थाम कर अपनी जानिब पलटाया था तो एक थप्पड़ हाला के रुखसार पर पड़ते हुए उसे सुर्ख करने का बायस बना था। तुम्हारी इतनी औकात, लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा सर चढ़ा लिया है मैंने। चिंगाड़ते हुए लहजे में कहते वो हाला की गर्दन को दबोच कर गोया हुआ था तो खौफ और मुसलसल सदमे की ज़्यादती से हाला का नाजुक सा वजूद बेहोश होते हुए वहीं पर ढेर हो चुका था, जिसे देखते हुए रुस्तम ने मुस्कुराकर उसके वजूद को पीछे सीट पर धकेला था। तुम्हारी नज़र मिजाजी तो लगता है तुम्हारी जान ही ले लेगी। खबासत से उसके वजूद को तकते हुए वो अपने लबों पर जुबान फेरते गोया हुआ था। उसे होश आया था तो वो एक कमरे में मौजूद बिस्तर पर ढेर हुई थी। दुपट्टा सिरे से गायब था, जबकि उसके बाल बिखरे हुए उसके दिलकश वजूद को और भी ज़्यादा नुमायाँ करने का बायस बन रहे थे। कोई भी उस वक्त उसकी हालत को देखते हुए अपने होश गंवा सकता था। सूखते हुए हलक के साथ वो अपनी जगह से उठकर बैठते हुए खौफ से यहाँ वहाँ निगाहें फैलाए हुए देख गई थी, जब दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि रुस्तम फेरोज़ ही था। उठ गई जाने मन, मैं कब से तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहा था। निहायत खबासत के साथ उसके वजूद को देखते हुए वो यूं गोया हुआ था कि बेइख्तियार हाला सिमट कर पीछे हुई थी। मेरे करीब मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। कपकपाते हुए लबों के साथ हिम्मत करते हुए वो गोया हुई थी तो रुस्तम ने दाद देने वाले अंदाज में अपनी आबरू को उचकाकर उसकी जानिब देखा था। यानी कि मेरी बिल्ली और मुझे से मैं आऊँ? तुम्हारे मुँह में ज़ुबान भी आ चुकी है। मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे जंगली बुल्ली, मुझे सचमुच में ज़्यादा पसंद है। लबों पर ज़ुबान फेर कर कहते हुए वो अपनी शर्ट के 2 बटन खोलते गोया हुआ था तो हाला के हाथ पैर फूलने लगे थे। बचकर निकलने की कोशिश करते हुए वो फ़ौरन से बिस्तर के दूसरी जानिब से उतरने लगी थी, जब रुस्तम ने आगे बढ़ते हुए उसे पाँव से दबोच कर बिस्तर पर घसीटा था। हाला उसके हिसार में फड़फड़ाकर मज़ाहमत करते हुए चीख कर रह गई थी। उसकी चीख बंद कमरे में गूंजी थी तो हर कोई गूंगा बहरा बना हुआ उसकी आवाज़ से अपना रुख फेर चुका था। तुम जितना चीखना चिल्लाना चाहती हो तुम चीख सकती हो, मगर यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं आने वाला, क्योंकि ये मेरी दुनिया है, रुस्तम फेरोज़ की दुनिया। और जो कोई यहाँ आएगा वो अपने पैरों पर सलामत वापस नहीं जा पाएगा। अपनी गर्दन तिरछी करके कहते हुए वो अपने एक हाथ को उसके चेहरे पर फेरते हुए गोया हुआ था तो हाला अपना चेहरा दूसरी जानिब फेर चुकी थी। इससे पहले कि रुस्तम मजीद कोई जवाबी कार्रवाई करता, पीछे दरवाज़ा एक धड़ से खुला था और हाथ में पिस्टल थामे हुए सारम लोगारी अंदर दाखिल हुआ था। बगैर उसे समझने का मौका दिए हुए वो एक गोली रुस्तम के बाजू के आर पार करते हुए सुर्ख आंखें लिए हुए आगे बढ़ा था। तुम पागल हो गए हो एसपी, चिंघाड़ते हुए लहजे में कहते हुए पीछे गिरने के अंदाज में हटते अपने बाजू को दबोच कर गोया हुआ था। मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की? पिस्टल पॉकेट में डालकर आगे बढ़ते हुए वो हाथ के मुक्कों से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमला करते हुए रुस्तम का चेहरा बिगाड़ चुका था। जब मजीद उसके अंदर हिलने की ताकत मौजूद नहीं थी तब अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए वो हाला की तरफ पलटा था, जो खौफ से धड़कते हुए दिल के साथ आगे बढ़ते हुए उसके सीने में समाई थी।
مجھے یقین تھا کہ تم مجھے بچانے کے لیے ضرور آؤ گے، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے وہ اس کی جیکٹ کو مضبوط مٹھیوں میں تھامے گویا ہوئی تھی تو سارم نے اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لیتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ ایک نظر اس کی گردن میں پہنی ہوئی چین پر بھی ڈالی تھی جس میں ٹریکر موجود تھا۔ تم میری بیوی ہو، تمہاری حفاظت مجھ پر فرض ہے۔ سارم لغاری اپنی محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہے، دھیمی آواز میں بول کر وہ رستم کی جانب پلٹتے ہوئے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھتے گویا ہوا تھا تو ادھمرے رستم نے بھی پلٹ کر اسے گھورا تھا۔ تم چاہے جو بھی کر لو ایس پی، میں بچ جاؤں گا، یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ قانون میں اپنی جیب میں لے کر پھرتا ہوں اور جس دن میں نے رہائی پائی تمہیں اور اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے میں خود ماروں گا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم کتنا تل ملاتے ہو۔ سارم کے مکے اسے بری طریقے سے زخمی کر چکے تھے مگر وہ سانپ کی طرح پھنکارنے سے باز نہیں آیا تھا۔ تبھی سارم حالہ کو اپنے حصار سے آزاد کر کے اپنے پیچھے کرتے ہوئے اس پر جھکا تھا، اپنے بوٹ کو اس کے سینے پر رکھ کر مسلتے ہوئے وہ اس کی جانب دیکھتے ہلکا سا مسکرا گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں زندہ چھوڑنے کی غلطی کروں گا، وہ بھی تب جب تم نے میری بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، دھیمی آواز میں کہہ کر اپنے بوٹ کو اس کے سینے پر مسلتے ہوئے وہ پیچھے ہو چکا تھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر گیا تھا جب سارم نے آگے بڑھ کر حالہ کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے میں چھپایا تھا۔ اس کی آنکھوں پر ایک ہاتھ رکھ کر وہ دوسرے ہاتھ میں پسٹل تھامے ہوئے ایک کے بعد ایک گولی رستم کے ماتھے اور سینے پر داغتے ہوئے اسے لیے باہر کی جانب بڑھتا چلا گیا تھا۔ کوئی سارم لغاری کی عزت پر حملہ کرے اور وہ قانون کی خاطر بھی اسے جانے دے تو تف ہے سارم لغاری کی عزت پر۔ آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے وہ سارم کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ اس کی فکر مت کرو، میں نے ہر ایک چیز سنبھال لی ہے، اب نہ تمہاری وہ چچی تم تک پہنچ پائیں گی۔ تم سارم لغاری کی محبت ہو اور میں تمہیں اپنی آخری سانس تک محفوظ رکھوں گا، محبت سے چور لہجے میں بولتے وہ جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے اسے لیے کار میں بیٹھا تھا جس پر آسودگی سے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکاتی ہوئی وہ زندگی میں پہلی مرتبہ پرسکون طریقے سے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔